उसके बाद नेक्स्ट पे हमने जाना है रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में फ़र्क हमने गौर से सुनना है। रोमेटॉइड ऑस्टियोआर्थराइटिस था नॉन इन्फ्लेमेटरी, ये है इन्फ्लेमेटरी। ठीक है। नंबर 2 वो था, अच्छा अब इसमें यहाँ पे शुरू होते हैं। उसमें क्या था, जो जॉइंट इन्वॉल्व थे वो एसिमेट्रिकल थे, इसमें सिमेट्रिकल है। उसमें जो जॉइंट इन्वॉल्व थे वो थे लार्ज, इसमें जो इन्वॉल्व थे वो थे स्मॉल, इसमें रोमेटॉइड आर्थराइटिस में। ऑस्टियो आर्थराइटिस के अंदर जो जॉइंट इन्वॉल्व थे वो थे मोनो आर्टिकुलर, यानी एक या एक से चार, ओलिगो आर्टिकुलर। लेकिन रोमेटॉइड आर्थराइटिस में जो जॉइंट इन्वॉल्व है वो है पॉली आर्टिकुलर, ग्रेटर देन 5। ठीक है। उसके बाद उसके अंदर जो मॉर्निंग स्टिफनेस होती थी वो लेस देन 15 मिनट की होती थी, इसमें जो होती है वो ग्रेटर देन 1 आवर की होती है। उसके अंदर जो मॉर्निंग स्टिफनेस थी वो, अगर आपको जो स्टिफनेस थी वो वॉक करने से इंक्रीज होती थी, इसमें जो स्टिफनेस है वो वॉक करने से, उसमें जो था ऑस्टियोआर्थराइटिस में वॉक करने से इंक्रीज होती थी, इसमें वॉक करने से ये ठीक होती है। ठीक है। अब ये है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। अब उसके बाद आपने इसका वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है ना वो हमने डेवलप किया, वो आपने पढ़ना है अच्छे से। सबसे पहले तो हम करते हैं जी स्कोरिंग ऑन द बेसिस ऑफ जॉइंट अफेक्टेड। अगर एक लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व है तो उसका कोई नंबर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक्चुअली स्मॉल जॉइंट्स की बीमारी है। तो अगर एक लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व है तो उसका कोई नंबर नहीं है। एक से दो से 10 लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व हैं तब हम उसको एक नंबर देंगे। ये सारे सिम्टम आए और 2 से 10 लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व हो तो हम उसको एक नंबर देंगे। उसके बाद 1 to 3 स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्व है तो हम उसको 2 नंबर देंगे। अब देखिए स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम उसको नंबरिंग भी ज़्यादा दे रहे हैं। 4 to 10 जॉइंट इन्वॉल्व होंगे तो हम उसको 4 नंबर देंगे, सॉरी 3 नंबर देंगे। 10 से ज़्यादा हो तो 5 देंगे। दोबारा सुन लें, एक लार्ज जॉइंट पे 0 नंबर, 2 से 10 पे 1 नंबर। अब स्मॉल जॉइंट आ गए, पहले 3 पे 2 नंबर, उसके बाद 4 से 10 पे 3 नंबर और 10 से ज़्यादा पे 5 नंबर। उसके बाद सीरोलॉजी, सीरोलॉजी पे आते हैं। सबसे पहले नेगेटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन। अब अच्छा, नेगेटिव एंटी सेटुलिनेटेड प्रोटीन और रोमैटिक फैक्टर आए तो 0, लो आए तो 1 और हाई आए तो 3। 0 to 3 इसका नंबर होते हैं। नेगेटिव आर एफ एंड सी सी पी 0, लो प्लस आर एफ और सी सी पी 2, हाई रोमैटिक फेवर और सी सी पी 3। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम, लेस देन 6 वीक आए तो 0 नंबर, ग्रेटर देन 6 वीक आए तो 1 नंबर। इसमें ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सी रिएक्टिव प्रोटीन और ई एस आर नॉर्मल है तो उसका 0 नंबर, और अगर अब नॉर्मल है तो उसका 1 नंबर। और इसकी सेवेरिटीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं और ग्रेटर देन 6 हो तो हम इसको डेफिनेटिव डायग्नोज बना देते हैं। दोबारा मैं आपको सीरोलॉजी समझा देता हूँ, शायद आपको समझ ना आई हो। सीरोलॉजी में आपने देखना है कि आपने रोमैटिक फैक्टर और एंटी सेट्रोलिनेटेड प्रोटीन आपने फाइंड करनी थी। ठीक है। अगर वो आपको नहीं मिली तो उसका 0 नंबर है। अगर वो आपको मिली है लेकिन थोड़ी कम मिली है तो उसके 2 नंबर। अगर आपको वो ज़्यादा मिली है तो उसको 3 नंबर देने हैं। उसके बाद साइन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आपके पास क्या आए थे, आपके पास वही बर्ड नोड बिशॉर्ड नोड वगैरह आए थे, वो आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस में देख लिया। अब रोमैटिक आर्थराइटिस में क्या आते हैं, अब मैंने आपको बताया इसमें स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, हैंड्स और फीट के। अब इसके अंदर क्या होगा, आपको स्मॉल नेक डिफॉर्मिटी होगी जिसमें प्रोक्सिमल इंटरफ्लेंजल जॉइंट की हाइपर एक्सटेंशन और डिस्टल की फ्लेक्शन हुई होगी। ठीक है। उसके बाद एक होती है, इसी की अगर आप उल्टा कर लें तो उसको कहते हैं बटन होल डिफॉर्मिटी। उसके बाद आपने देखना है कि अल्नर डेविएशन ऑफ फिंगर हो जाती है हमारे पास, रेडियल डेविएशन ऑफ हैंड्स एंड अल्नर डेविएशन ऑफ फिंगर हो जाती है। उसके बाद सर्वाइकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है। उसके बाद द अदर वेरी इंपॉर्टेंट साइन इज कि इसके अंदर अनकाइलोसिस हो जाती है, जॉइंट की फ्यूजन हो जाती है। अच्छा, उसके बाद इसकी लैब फाइंडिंग देखते हैं क्या होती है। लैब फाइंडिंग में इसमें मैंने आपको वही बताया कि उसके अंदर ई एस आर सी रिएक्टिव प्रोटीन ऑस्टियोआर्थराइटिस में नेगेटिव थे, इसमें पॉजिटिव होंगे। रोमैटिक फैक्टर जो होते हैं ना, सॉरी हाँ, रोमैटिक फैक्टर इसमें पॉजिटिव होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस में नेगेटिव था। एंटी सेट्रोलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडीज जो थी वो इसके अंदर पॉजिटिव होंगे, उसके अंदर नेगेटिव थी। उसके बाद एक्सरे इसके अंदर क्या दिखाएगा, उसके अंदर क्या था, एसिमेट्रिकल जॉइंट स्पेस नैरोइंग, इसके अंदर क्या होगा, सिमेट्रिकल जॉइंट स्पेस नैरोइंग। इसके अलावा इसका जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है कि एनकालोसिस इसके अंदर होती है।
उसके बाद इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपिनिया, यानी बोन का जो मैस है वो रिड्यूस हो जाएगा, बोन इरोजन होगी। उसके बाद एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन इसकी आती हैं, वो कौन कौन सी आती है? कार्डिक में आ जाती हैं। कार्डिक में पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, कंडक्शन डिफेक्ट होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज आ सकती है। इसके अलावा पल्मोनरी में एक होता है कैप्लान सिंड्रोम। कैप्लान सिंड्रोम क्या होता है कि आपको रोमैटिक रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो, उसके साथ आपको लंग की नोड्यूल्स बने हों और नीमोकोनियोसिस हो। दोबारा कैप्लान सिंड्रोम में रोमैटिक आर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, नीमोकोनियोसिस, लंग नोड्यूल्स। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल में आपने क्रेनियल नर्व पाल्सी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, सर्वाइकल कॉर्ड कंप्रेशन हो सकती है, रीनल के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा आई की मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेटो कंजक्टाइवल सिक्का हो सकता है, एपिस्क्लेराइटिस हो सकती है, स्क्लेरल जो है ना वो थिनिंग हो सकती है और कॉर्नियल मेल्टिंग हो सकती है। उसके बाद आती है हेमाटोलॉजिकल, ब्लड में क्या होगा? एनीमिया, उसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इयोसिनोफिलिया। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंड्रोम आता है, इसको हम कहते हैं फेल्टी सिंड्रोम। फेल्टी सिंड्रोम में क्या होता है कि आपके पास रिमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, नंबर 1, नंबर 2 स्प्लीनोमेगाली हुई, नंबर 3 न्यूट्रोपीनिया हुआ। ठीक है, ये 3 आपके अंदर फीचर दिखते हैं। उसके बाद इसके अंदर क्या होगा? स्किन पिगमेंटेशन होगी, लिम्फेडिनोपैथी होगी, और जब आप ब्लड की पिक्चर करवाएंगे तो आपको नॉर्मोस्टैटिक नॉर्मोइकोनॉमिक एनीमिया मिलेगा और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगा। दोबारा बताएं, ट्राइएड होती है फेल्टी सिंड्रोम की, 3 चीज़ें होती हैं उसके अंदर। क्या क्या? रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो है, स्प्लीनोमेगाली है, न्यूट्रोपीनिया है। डन। उसके बाद इसके वैसे सिम्टम क्या होते हैं? स्किन की पिगमेंटेशन होती है, इसके अलावा लिम्फेडिनोपैथी होती है, इसके अलावा नॉर्मोस्टैटिक नॉर्मोइकोनॉमिक एनीमिया होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, रिमेटॉइड नोड्यूल्स बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे जब हम आपको इसकी दवाइयाँ देते हैं, दवाइयाँ सबसे पहले जब आपने जाना है ना तो आपने स्टार्ट करवानी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन स्टार्ट करवानी है 30 mg, और उसको आपने पर 2 वीक 5 mg रिड्यूस करते जाना है और 12 वीक के बाद इसको विड्रॉ कर लेना है। ठीक है, प्रेडनिसोलोन 30 mg, और उसको 2 हफ्ते, हर 2 हफ्ते बाद 5-5 mg कम कर लेना है, और 12 वीक के बाद जब 5-5 mg कम होगी तो उसको निकाल देना है। अगर प्रेडनिसोलोन से ठीक ना हो तो आप डिमार्ड ऐड करते हैं। पहला डिमार्ड आपका क्या होता है? मेथोट्रेक्सेट 15 mg प्लस फोलिक एसिड 5 mg, वो आपने पर वीक देना है अप टू 25 mg। दोबारा बताता हूँ कि प्रेडनिसोलोन से ठीक नहीं हुआ तो आपने उसको मेथोट्रेक्सेट और प्रेडनिसोलोन देना है, सॉरी मेथोट्रेक्सेट और फोलिक एसिड देना है पर वीक। अच्छा, उसके बाद अगर उससे भी ठीक नहीं हुआ तो आपने देनी है उसको ट्रिपल थेरापी। फर्दर आपने उसके अंदर डिमार्ड ऐड करने हैं। मेथोट्रेक्सेट थी पहले की, अब उसके बाद आपने इसके अंदर सल्फासालाजीन ऐड किया और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ऐड किया। ये ट्रिपल थेरापी आपने दी। अगर ट्रिपल थेरापी से भी ठीक ना हो तो आपने एंटी टीएनएफ देने हैं, यानी टीएनएफ इनहिबिटर देने हैं, जैक इनहिबिटर आप देख सकते हैं। उसके बाद फिजियोथेरापी साथ में करते रहें। अगर ये सारी मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गई हैं तो आप साइनोवेक्टमी उसकी कर सकते हैं। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट रिमेटॉइड आर्थराइटिस। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि आपने उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस को इससे सेपरेट करना है। ठीक है, तो इसकी दवाइयाँ भी डिफरेंट है उससे। इसकी जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जो अच्छा, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज़ द सीरो पॉजिटिव, जो है ना वो पीपल कौन से होते हैं? सीरो पॉजिटिव आ रहे क्या होता है कि वो लोग जिसके अंदर रोमैटिक फैक्टर या फिर एंटी सिट्रोलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती है, वो सीरो पॉजिटिव पीपल होते हैं। उन सीरो पॉजिटिव लोगों में एक्स्ट्रा जो आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन है ना वो मोस्ट कॉमन होते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट रिमेटॉइड आर्थराइटिस।